नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी खबरें वायरल होती हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया और फिर आपने देखा कि किस तरह इतवार को यानी कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ लिया। फिर उसके बाद 71 वज़रा ने भी हलफ लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि आज जो है सबसे जो अहम खबर है वो ये है कि मोदी काबीना यानी तीसरी मियाद की जो काबीना है मोदी की, उसका इजलास मुनक़िद हुआ, बाद अहम फैसले लिए गए और अब ये भी कहा जा रहा है कि चंद घंटों में पोर्टफोलियोज़ यानी कलमदानों की तकसीम भी अमल में आएगी। और जहाँ तक मोदी काबीना का सवाल है यानी 30 का सवाल है, तो आपको बता दूं कि 27 OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले 27 अरकान पार्लियामेंट को काबीना में शामिल किया गया है, जबकि अपर कास्ट के 21 अरकान काबीना में शामिल है और 5 ऐसे हैं जो ट्राइबल यानी कबायली ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं। और नई काबीना में आपको बता दूं कि 2 सिख हैं, 2 बुद्धिस्ट हैं और 1 ईसाई को भी शामिल किया गया है। लेकिन पता नहीं है हमारे मोदी जी को या फिर बीजेपी को और या एनडीए को मुसलमानों से क्या परेशानी है। अब अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक ईसाई रुकन का सवाल है, कोरियन जो हैं वो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के वहाँ एक सीनियर लीडर हैं और वो ना राज्यसभा के रुकन हैं ना ही लोकसभा के लिए उनका इंतखाब अमल में आया। उसके बावजूद भी कोरियन को मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया है। जबकि आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो आबादी है यहाँ अगर 2011 के सेंसस या मरदमशुमारी के एतबार से भी देखा जाए तो 14% आबादी होती है। उसके बावजूद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोदी ने अपनी काबीना में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया। हालांकि आप देखेंगे केरला से एक मुसलमान को टिकट दिया गया था, वो शिकस्त खा गए और समझा जा रहा था कि उन्हें किसी न किसी तरह काबीना में शामिल किया जाएगा कि या फिर मुख्तार अब्बास नकवी को लाया जाएगा, शाहनवाज हुसैन को लाया जाएगा। लेकिन मोदी ने मुसलमानों से हमेशा की तरह दूरी इख्तियार की है। अभी ऐसे में मोदी जी दावा नहीं कर सकते कि वो 140 हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो इसका मतलब ये है आप मुल्क की तरक्की को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप मुल्क की जो यकजहती है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी नहीं मजाक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद मुसलमानों से दुश्मनी की जा रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जबकि वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया। लेकिन हिंदुओं के बाद मुल्क में अगर हिंदुओं के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की आबादी। जी। आप देखिए, आप जैन मुख्तलिफ मैं समझता हूँ थोड़ा सा तबका है जी हाँ जिसको नुमाइंदगी दी गई, सिख अक़लियत है उसको नुमाइंदगी दी गई, ईसाई उसको नुमाइंदगी नहीं दी। ये मुसलमानों से दुश्मनी है कि मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। आपने बताया कि कोरियन को शामिल किया गया। कोरियन ना अपर हाउस के मेंबर है ना लोकसभा के मेंबर है। जी हाँ, जॉर्ज कोरियन। अगर उसी तरह आप देखेंगे कि कम से कम जो मुसलमान जो बीजेपी का पसंद करने वाला है, मोदी को चाहने वाला है, उनकी अपनी जो टीम का है, अगर उनको शामिल कर दिया तो भी बेहतर था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर साफ ये कह दिया गया है कि सिर्फ सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा और मुसलमानों को अहमियत नहीं दी जाएगी, ये बता दिया गया है। जी जी। और वैसे भी नहीं, जैसा आपने बहुत अच्छा याद किया सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी मियाद के दौरान, पहली मियाद के दौरान जिस अंदाज में नारे लगाए हैं वो तमाम के तमाम खोखले साबित हुए हैं। सबका साथ सबका विकास जो नारा लगा है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ बकवास है। और एक अहम बात बता दूं कि जहाँ तक मजहबी यानी अक़लियतों का सवाल है, 6 मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वालों को टिकट यानी काबीना में शामिल किया गया है। और आप इस देखते हैं कि हरदीप पुरी राज्यसभा के रुकन हैं, उन्हें दिया गया है काबीना में जगह और पहले भी रह चुके हैं। जी हाँ, पहले भी रह चुके हैं। और एक रणवीर सिंह बिट्टू है, और आपको बता दूं ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। और आप देखेंगे कि इनके वालिद को कत्ल किया गया था पंजाब में, तो एंटी टेररिज्म जो
वो होता है, यानी एक तंजीम चलाई जाती है, उसके लिए सरबराह रहे हैं। तो बहरहाल रणवीर सिंह बिट्टू को बीजेपी ने शिकस्त खाने के बावजूद भी काबीना में शामिल किया है। वो भी नहीं है, किसी भी ऐवान के रुकन नहीं है, नहीं है बिल्कुल वही। और जॉर्ज कुरियन जैसा कि मैंने कहा है उन्हें भी दिया गया है। इसी तरह आप किरण रिजिजू है उन्हें भी दिया गया है, वो दोनों तो कामयाबी हासिल की है जी। और अब हैं रामदास उठावले, बुद्धिस्ट हैं, उन्हें राज्यसभा के रुकन हैं, उन्हें भी काबीना में शामिल किया गया है। लेकिन आप देखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी को दिया जा सकता था, शाहनवाज हुसैन को दिया जा सकता था। और आप देखेंगे कि जिस अंदाज में सिकंदर बख्त जैसे लीडर्स थे पूरे पहले, उसी तरह के कई ऐसे लीडर्स। अरे वो ने भैया वाइस चांसलर बनाए थे जी, गुजरात के थे जी, उनको दे सकते थे। हैदराबाद जैसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो गुजरात सुरेश वाला, उनको दे सकते थे। आपके अपने हामी है ना भाई, वो उनको बना सकते थे। जैसा दूसरों को बनाया गया है, कोई ऐवान का कोई रुकन नहीं है, उनको बनाया गया है, तो फिर क्यों मुसलमान को नहीं बनाया जा सकता? कि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। आप देख लीजिए जाके 2014 में माइनॉरिटी बजट क्या था, 10 साल के बाद कितना बढ़ना चाहिए था, कितना कम हुआ, वो जाके नजर देख लीजिए। और वैसे भी अब मोदी जी 240 नशस्त लाए हैं, 240 सीट्स लाए हैं, 32 सीट्स 272 जो जादुई अदद है उससे बहुत कम है। और आपको बता दूं कि 240 जो बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 53 एनडीए में शामिल जो जमातें हैं इंक्लूडिंग तेलुगु देशम, जेडीयू और दूसरे जो जमातें हैं उनके अरकान हैं। और ये जो आप देखेंगे कि ये निशस्तों की तादाद बनती है, तो ऐसे में आपको ये बताना चाहिए, इनके शर्म की बात है, शर्मनाक बात है, ये नेशनल शेम है कि उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया गया पिछले 10 वर्षों के दौरान, किस तरह माहौल को जहर आलूद किया गया, किस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह ऑर्डर बनाया गया वो बहुत ही ख़तरनाक रहा है। देखिए, और एक बात ये है कि चलो ठीक है मोदी नहीं करते, लेकिन एनडीए के जो हलीफे हैं जी, उन लोग भी तो उन्हें सोचना चाहिए था, ध्यान से ज़रूर। उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया इसके बारे में। असल तो अपने मफादात के गुलाम। सच बात तो यही है कि हर किसी को अपना सियासी मफादात, निजी मफादात, अपने केसेस या अपने बच्चों के केसेस या अपने बच्चों का मुस्तकबिल, इसकी फ़िक्र, जिसकी वजह से सब ये कह रहे हैं कि मोदी बैसाखियों पर ठहरे हुए हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 4-6 महीने वो बैसाखियों पर रहेंगे, लेकिन हमने देखा है गुज़श्ता 10 साल के दौरान किस तरह सियासी जमातों को तोड़ा गया है, किस तरह दूसरी जमातों के अरकान को बीजेपी में शामिल किया गया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये क्या रहेगा, कैसा रहेगा। वैसे भी नहीं, वजह सब आपको बता दूं कि जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का सवाल है, उनकी तादाद 17 थी, लेकिन हमारे मोदी जी के जो नॉलेज है उनका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कांग्रेस 100 नशस्तें पार नहीं कर सकी और 99 नशस्तों पर आकर रुक गई है, जबकि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार बहसीत आज़ाद उम्मीदवार वो मुंतखब हुए महाराष्ट्र से और शामिल भी हो गए उसी दिन। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 नशस्तें कांग्रेस ने पूरी कर ली है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करना ये तमाम दुनिया ने नोट किया है। और ये कह रही है दुनिया, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि मोदी ने मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर अगर आप इस तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो वो तुम्हारे करीब कैसे आएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, जो मुसलमान नहीं चाहते थे वो करके बार बार ये कहते हैं कि हमने तलाक़ सलासा का बिल लाया। कौन ला बोले आपको? जी, किसी ने डिमांड नहीं की। जी, मैं समझता हूँ कि चंद लोगों को बुर्का पहना के वो प्रोटेस्ट कराया गया और वो ये बताया गया कि लोग प्रोटेस्ट करें। जितने लोग उसकी तायद में एहतजाज करे 5 गुना से ज़्यादा थे उसके लिए। जी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर देगा। फिर देखिए अब आर्टिकल 376 ये किसके लिए फ़ायदा पहुँचाया गया? सिर्फ़ और सिर्फ बातें की जाती है मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए। देखो जितना भी बजट था, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन का बजट ले लीजिए या फिर तलबा के स्कॉलरशिप का बजट ले लीजिए, हर बजट में कटौती की गई। अरे स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी गई, जी जी। देखो जब 2004 में 2014 तक माइनॉरिटी का बजट 4,500 करोड़ था, आज मैं समझता हूँ कि 3,000 करोड़ महसूस कर दिया गया। 10 साल में हर जगह तरक्की होती है, लेकिन यहाँ पर बजट में कमी हुई। जी जी जी।
और आप देखेंगे कि जिस अंदाज में फिरका परस्ती को हवा दी गई है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो एक दावा था कि वो बहुत अक्सरियत से वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने अजीब व गरीब अंदाज में और ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के दलाल बनकर बात कर रहे हैं या तर्जुमान बनकर बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी को 330 नशस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे। तो ये किसने कहा था? और ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर को एक मिशन दे दिया गया था कि तुम आवाम को गुमराह करो। जी देखिए, एग्जिट पोल जो थे मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जी हाँ, घोटाला है वो, बिल्कुल। देखिए उसमें स्टॉक एक्सचेंज में कितना उतार चढ़ हुआ है, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ। इसकी बात कही है कि 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जी तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में मरकज़ी हुकूमत आगे कदम बढ़ा रही है वो शायद माइनस मुसलमान के तौर पे आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर दूसरी बड़ी अक्सरियत भी कहा जाए मुसलमानों को तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए थी। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक आपको खबरों का सवाल है, मैंने जैसा कि बताया कि मरकज़ी काबीना का इजलास जारी है वहाँ पर, और आप ये भी देखेंगे कि कुछ ही देर में जो पोर्टफोलियोज़ हैं, जो कलमदान हैं, वो तकसीम भी कर दी जाएंगे। लेकिन एक बार आपको ये बताना ज़रूरी है कि मोदी को के बशमूल 71 वज़रा ने कल हलफ लिया था, और आपको ये भी बताना है कि उसमें 30 कैबिनेट दर्जे के हैं और 5 जो है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और बाकी जो 33 हैं वो मुमलिकती वजीर है यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो बहरहाल इसमें 7 ख़वातीन भी शामिल है। अब देखना ये है कि स्मृति ईरानी का जो कलमदान था वो किसको दिया जाएगा। लेकिन एक बात नहीं वजह साहब बहुत अहम है, वो ये है कि जहाँ काबीना का इजलास मुनक़िद हो रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है, बरहमी पाई जाती है। कहीं आप समझेंगे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे में नाराज़गी है, ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है उस पर नाराज़गी पाई जाती है, अजीत पवार के ग्रुप में जो एनसीपी ग्रुप है उस पर नाराज़गी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं दी गई उन्हें। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक एनसीपी अजीत पवार ग्रुप है उसका एक ही एमपी जीत के आया जी, और उसको ममलिकती वजीर का उन्होंने पेशकश किया है वज़ीर आज़म। वो अलग बात है कि अजीत पवार ने उसको कबूल नहीं किया। कैबिनेट रैंक चाहते हैं, वो कैबिनेट रैंक चाहते हैं। अब तो आपको बता दूं, हमारे पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश है जहाँ से 3 जमातों का इत्तेहाद हुआ था, तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी का, जहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के 16 तेलुगु देशम के 16 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए, वहीं बीजेपी के 3 और जनसेना के 2 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए। लेकिन उन्हें एक नशिस्त में नहीं, एक काबीना में ना तो ममलिकती वजीर बनाया गया, ना आज़ादाना चार्ज दिया गया उसे, वो खामोश है। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए जहाँ तक स्पीकर के ओहदे का सवाल है, अगर चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार वो ओहदा हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो फिर समझिए बीजेपी आने वाले दिनों में, यानी मोदी एंड अमित शाह की जो कंपनी है या जो टीम है, वो आने वाले दिनों में उसी तरह का हाल करेगी जिस तरह आपने देखा कि कई अपोजिशन ज़ेर इख्तियार रियासतों को गिराया गया। उसी तरह ये बीजेपी बदनाम है, मोदी और अमित शाह की टीम बदनाम है कि वो अपने उन साथियों पर ही, साथियों की जमात पर ही हमला कर देती है, उन्हें तकसीम कर देती है, उस पर फूट डाल देती है जो उसके करीब होते हैं। नीतीश कुमार आज एक बैसाखी बने हुए मोदी के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने माजी में मुतादिद मरतबा इस बात की शिकायत की थी कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही है। तो आप यकीन मानिए कि जिस अंदाज में बीजेपी खेल खेलती है वो खेल बहुत खतरनाक होता है। अगर स्पीकर का ओहदा तेलुगु देशम नहीं ले सकती या फिर जेडीयू नहीं ले सकती तो आगे बहुत खतरा है खुद एनडीए में शामिल जमातों को। और ये जो 16 आज़ाद अरकान है उसमें से भी कई अरकान को बीजेपी अपने आप में शामिल कर सकती है, दम करवा सकती है, और मुख्तलिफ तरीके हैं उसके पास। अगर स्पीकर तेलुगु देशम के पास का होगा ओहदा या फिर जेडीयू के पास होगा तो फिर स्पीकर क्योंकि ताकतवर होता है, अगर कोई डिफेक्शन करता है, इनहराफ करता है अपनी पार्टियों से, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू करने में स्पीकर का अहम किरदार होता है। देखिए रियाज साहब, मुझे यहाँ तक इत्तलात है, स्पीकर के लिए ये नाम सुनने में आ रहा है कि पुरंदेश्वरी जो आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदर है उनका नाम लिया जा रहा है, एनटीआर की बेटी है, उनका नाम लिया जा रहा है। हाँ, रही बात आपने जेडीयू और तेलुगु देशम की बात की थी कि वो भी डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिप्टी स्पीकर उनके बारे में जो उसूल ज़वाबित हैं, हमेशा रिवायात जो हैं, डिप्टी स्पीकर तो अपोजिशन को जाता है। जी नहीं, आजकल रिवायत पे कौन काम कर रहा है? जी जी, कोई रिवायत पे काम नहीं कर रहा है।
अभी तक मैं समझता हूँ कि 10 साल के दौरान कभी भी किसी अपोजिशन को नहीं दिया गया। रिवाज तो छोड़ दी गई। जी जी। तो शायद इन दोनों के लिए डिप्टी स्पीकर के बारे में गौर किया सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे इतलात है पुरंदेश्वरी का नाम ज़ेर गौर है, हो सकता है और भी कुछ नया नाम सामने आ जाए, लेकिन अभी तक हमको जो इतलात मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि सब यही चाह रहे, ये जब मोदी की काबीना में पुरंदेश्वरी को नहीं देखा गया तो सब ताजुब कर रहे थे, क्योंकि पुरंदेश्वरी ने आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदारत की हैसियत, सदर की हैसियत से जो काम अंजाम दिया है उन्हें काबीना में शामिल किया जाना था। लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि उन्हें शायद लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी स्पीकर का ओहदा पूछ रहे हैं। तो नायडू को भी ये मुतमईन कर दिया जाएगा कि देखो जो आपने ओहदा पूछा है स्पीकर का वो आंध्र प्रदेश को जा रहा है। और मैं समझता हूँ पुरंदेश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली भी होती है, यहाँ निस्बती बहन है। जी निस्बती बहन। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि नई मजात ने भी कहा है कि हो सकता है पुरंदेश्वरी पर नजर इंतखाब पड़े स्पीकर के ओहदे के लिए और चंद्रबाबू नायडू मान भी जाएं, लेकिन आपको बता दूं कि ये ऐसे मुमकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि 2014 में जब मोदी की हुकूमत पहली मरतबा बनी थी उस वक्त सुमित्रा महाजन जो है वो स्पीकर के ओहदे पर फायज थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ओम बिरला आए, स्पीकर बने थे वो। अब देखना ये है कि कौन स्पीकर बनता है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जो स्पीकर अगर अपोजिशन का होगा, यानी सॉरी एनडीए में शामिल जमातों का होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात जिस अंदाज में जाते हैं आप देखेंगे हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह हमारे मुल्क में हुई है, कई मुंतखबा हुकूमतों को गिरा दिया गया। तो ऐसे में आने वाले दिन हो सकता है कि कुछ दिन तक मोदी और अमित शाह सब्र करेंगे, उसके बाद अपना काम या अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए आपको जब ये बात कर रहे हैं कि हाउस रीडिंग हो सकती है, तो जब बीजेपी को ये डर है तो क्यों अपनी हलीफ जमातों को देगी ये होता, बताइए आप। जी जी, तो वही उसी लिए ये जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बीजेपी ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम दिलचस्पी नहीं रखते कि ये ओहदा अब हमारे हलीफों को दें, बल्कि वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं। और नाज़रीन, और 4 ओहदे बहुत अहम हैं, उसके बारे में बता दूंगा। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके तहत ये 4 ओहदे होते हैं। एक जो पोर्टफोलियो है वो डिफेंस का है, दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स का है, और तीसरा जो पोर्टफोलियो है वो फाइनेंस है, और चौथा होम है। बीजेपी वाले ये भी पोर्टफोलियो जो हैं इंतहाई अहम तरीन कलमदान है, ये किसी और को देना नहीं चाहते। अभी तक तो गुज़िश्ता हम 10 साल से देख रहे हैं ये 4 ओहदे जो है वो बीजेपी कुछ गए हैं। जी जी, 10 साल तक अमित शाह जी जी वज़ीर दाखिला रहे हैं। इससे पहले जो म्याद थी उसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रहे हैं, फाइनेंस निर्मला सीतारामन रही है, और जयशंकर हाँ, जयशंकर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हाँ, वो ओहदेदार थे। उन्हें वजीफे पर सकबदोश होने के बाद उन्हें मिनिस्ट्री में शामिल, डिप्लोमेट थे वो। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जयशंकर का सवाल है, यानी निर्मला सीतारमण जैसे कि इन्होंने नाम लिया है, इन दोनों का इंतखाब राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से अमल में आया। नहीं, मैं समझता हूँ राज्यसभा कर्नाटक से निर्मला सीतारमण। जी जी। तो बहरहाल ये वाक़या जो है मतलब बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो मुसलमानों को आपने नुमाइंदगी नहीं दी, उसके बाद आप देखेंगे कि स्पीकर का जो ओहदा है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों में तजस्सुस पाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि एनडीए में कोई मुस्लिम उम्मीदवार, कोई सिख उम्मीदवार, कोई ईसाई उम्मीदवार, कोई बुद्धिस्ट उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ, इस पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन ये बाद में हम बात करते हैं, पहले ये चलते हैं आपको तेलंगाना में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर भी फायज हैं। 3 साल हो चुका है और अब उनके जगह किसी और को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाए जाने की इतलात आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या कोई ऐसा ताकतवर उम्मीदवार है जो ओहदे सदारत पर यानी प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फायज होकर पार्टी को मजबूत बना सकता है? ये एक सवाल। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में चूँकि आपने देखा कि किशन रेड्डी जो बीजेपी रियासती यूनिट के सदर हैं और मरकज़ी वज़ीर सियाहत भी रह चुके हैं मोदी की दूसरी मियाद में और सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें काबीना में शामिल किया गया है। अब देखना ये है कि अब उनकी जगह किसे सदर बीजेपी बनाया जाता है रियासती यूनिट का। एक ईटला राजेंद्र का नाम लिया जा रहा है, दूसरा डीके अरुणा का नाम भी लिया जा रहा है, और तीसरा एक नाम है, और वो नाम मैं समझता हूँ कि रघुनंदन जो हैं, जो मेदक के रुकन पार्लियामेंट है पहले, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए कांग्रेस के बारे में बताइए। देखिए पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ 20 जून को शायद इनकी 3 साल म्याद मुकम्मल हो रही है रेवंत रेड्डी। जी जी। बीजेपी का कांग्रेस की CWC का इजलास था, चीफ मिनिस्टर और वहाँ गए थे,
सोनिया गांधी से उन्होंने मशावरत की है, राहुल गांधी से उन्होंने मशावरत की है और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मशावरत की है। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें कैबिनेट एक्सपेंशन की भी इजाज़त दी गई है, दूसरी तरफ वहाँ पर नए सदर की भी उन्हें इजाज़त दी गई है। अब देखना ये है कि समाजी इंसाफ को तरजीह दी जाती है कांग्रेस में। रेड्डी तबका चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे फायज है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो एससी तबके से ताल्लुक़ है। तो मैं समझता हूँ कि पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए बीसी तबके को अहमियत दी जाएगी। बीसी तबके में भी 2-3 नाम हैं। एक है वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जो चीफ मिनिस्टर की पसंदगी है, दूसरे है मधु गौड़ यशकी जो हाल ही में असेंबली का इलेक्शन हार चुके हैं, और तीसरे हैं अंजन कुमार यादव। उन्हें अब मैं ऐसा लगता है कि उनके बेटे फर्जन को राज्यसभा बना दिया गया है, लेकिन वो भी दौड़ में शामिल है। अब इन तीनों के अगर ये बीसी तबके में देखें तो इन तीनों के लिए में चीफ मिनिस्टर की जो तायद है वो महेश कुमार गौड़ को तायद। और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर यही चाहते हैं कि जो उनके करीब हो उसे ये ओहदा दिया हर जाए। चीफ मिनिस्टर यही चाहता है। और साथ ही साथ रेड्डी तबके की बात से जब दौड़ में शामिल देखेंगे जग्गा रेड्डी शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने मेहनत जी जी, और उसके अलावा दूसरे तबकात भी और मेहनत कोशिश कर रहे हैं। रही बात आपकी कि बीजेपी की बात आपने की है, बीजेपी में दूसरी मर्तबा जीतने वालों में 2-3 अरकान पार्लियामेंट। एक किशन रेड्डी पहले से मरकज़ी वज़ीर है, दूसरी म्याद में वो पहले वज़ीर दाखिला ममलिकती वज़ीर दाखिला के हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वज़ारत सयाहत उन्हें मुकम्मल चार्ज दिया था। अब वो तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, उन्हें मरकज़ी वज़ीर भी बनाया गया था, लेकिन उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में असम्बली में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, 8 अरकान असम्बली जीत के आए। लोकसभा के इंतखाबात ले लेंगे तो लोकसभा में भी 8 अरकान पार्लियामेंट जीत के आए हैं। तो अच्छा पोर्टफोलियो मिलने की इस मरतबा हमारे किशन रेड्डी को इम्कान थे। पहली मरतबा करीमनगर से दूसरी मरतबा जीतने वाले बंडी संजय को भी शामिल किया गया है। बंडी संजय भी तेलंगाना बीजेपी के सदर थे। उन्होंने बीजेपी के जब सदर थे तो हल्ला गुल्ला काफ़ी किया था, दिल्ली तक उसकी पहुंच गई थी, वहां तक उसकी आवाज़ गूंजी थी, और तेलंगाना में भी हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। उसके बाद उन्हें हटा के ऑल इंडिया बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, मगर साथ ही इस मरतबा अब उन्हें ममलिकत वज़ीर बनाया गया है। दूसरी मरतबा जीतने वाले बीजेपी के निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट है डी अरविंद। अब सुना ये तीनों में मुकाबला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डी अरविंद को बीजेपी ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। ईटला राजेंद्र और आपके रघुनंदन राव के दरमियान सदारत की दौड़ चल रही है। साथ में ऑल इंडिया बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है डी के अरुणा, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी कैसा इसको रेड्डी से रेड्डी को करती है। हर तेलंगाना में बीसी तबका ज़्यादा अहमियत रखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसी तबके के साइड जाए। बहरहाल जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है कि तीसरी मियाद है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मोदी ने दावा किया था कि तीसरी मियाद में वो बहुत वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, और आपने देखा कि वो 240 तक महदूद होकर रह गई। हद तो ये है कि अयोध्या में जहाँ पर शहीद बाबरी मस्जिद है, और वहाँ पर शहीद बाबरी मस्जिद पर मंदिर, राम मंदिर की तामीर अमल में लाई, अधूरी राम मंदिर का उन्होंने बहैसियत एक पंडित, एक पुजारी के इफ्तिताह कर दिया। हालांकि शंकराचार्य है जो दूसरे हिंदू मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ किया था, और वहाँ ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी भी बीजेपी से नाराज़ हो गए, और वहाँ एसपी का उम्मीदवार कामयाब हुआ और बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना और ज़्यादा नाराज़ होते तो शायद और 40 कम हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म भी हारते हारते रह गए हैं, थोड़े ही नाराज़ हुए थे शायद। अगर ज़्यादा नाराज़ होते तो और 40 कम हो गए तो फिर मज़ा आ जाता। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वाराणसी से उन्हें शर्मनाक, कहीं शिकस्त समझेंगे आप, शर्मनाक कामयाबी मिली है। क्योंकि शर्मनाक कामयाबी इसलिए कह रहा हूँ मैं कि वो लास्ट टाइम 3,60,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे, और इस मरतबा योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम कायदीन ने यह दावा किया था कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोटों से ज़ायद की अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। और आप देखेंगे कि जब नतायज जारी किए जा रहे थे, जब उस वक्त गिनती हो रही थी, एक मरहला ऐसा आया कि वज़ीर आज़म 6,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। तो ये वज़ीर आज़म जो हमेशा जहर उगल रहे थे इंतखाबी मुहिम के दौरान, मुसलमान 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 करते हुए, आपने देखा कि किस तरह उनकी अक्सरियत घटा दी गई है। उसके ज़रिए उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि आइंदा इस तरह की बकवास ना करें, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, और हमेशा
मुल्क की तरक्की को तब तरजीह दें। जी जिसको पप्पू कहा गया था, जी जी, वो 2 जगह भी 3 लाख से ज़्यादा वोटों की हमसे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी नाज़रीन, हम एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और आपको बता दूं कि इस तरह की अगर इक़दाम मोदी हुकूमत में किए जाते हैं तो वो गलत है। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह एक थप्पड़ ने सारे हिंदुस्तान में एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, और वो थप्पड़ था एक CISF कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के हाथ का, और जो गाल था वो बीजेपी की नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट का था। और आपने देखा कि किस तरह कंगना रनावत के गाल पर उस खातून कांस्टेबल ने थप्पड़ रसीद किया था, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उनके जो पंजे के जो हाथ थे, पंजे जो थे वो गाल पर उतर गए थे। अब आपको बता दूं कि ये कोई मामूल कोई बड़ा वाक़या नहीं है, कोई कत्ल का वाक़या, कोई रेप का वाक़या, कोई डकैती का वाक़या नहीं है, कोई संगीन वाक़या नहीं है, लेकिन वहाँ इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए SIT कायम कर दी गई है। अगर इस तरह वक्त ख़राब कर दिया जाएगा मामूली मसलों पर SIT कायम करते हुए, तो अब क्या होगा हालत? नहीं, मेरी बात है, एक रुकने पार्लियामेंट को इस तरह से नहीं, अहल रुकने पार्लियामेंट जीत चुकी थी खाली, लेकिन उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था जब। तो आवाम तो उन्हें जिता दिया ना, जिता सर्टिफिकेट तो मिल गया ना उन्हें कामयाब होने का। लेकिन अगर वो हलफ लेती तो बहुत ज़्यादा संगीन होता मसला। मैं तब भी बता रहा हूँ आपको मैं, क्या देखो, तशद्दुद की कहीं भी किसी को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हम अगर उस खातून का भी जज्बे का एहतराम करना चाहिए थे कि जब कंगना रावत ने उनकी माँ भूख हड़ताल, जब वो किसानों के मसाइल पर एहतजाज कर रही थी, तो 100 रुपये लेके एहतजाज करने का उन्होंने तंज किया था, जिस पर एक बेटी ने अपनी माँ का बदला लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तशद्दुद है, उसको अहमियत नहीं। ये नहीं, शबाना आदमी ने भी यही कहा है कि मैं कंगना कुछ नहीं चाहती या उसके करीब नहीं हूँ या उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी सेफ्टी का क्या होगा, इस तरह की बात की है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि SIT है, इस तरह पचकड़ मारेंगे SIT, कुछ बोलेंगे SIT, जबकि दरअंदाज आप कहते हैं और मुसलमानों को आबादी बढ़ाने वाला कहते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। अब आपको अहमियत ही नहीं दे रहे वहाँ पर, तो उसको क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं? क्यों इस तरह के लोगों के खिलाफ SIT कायम नहीं होती? जी, ये तो वो तो मुल्क के आवाम को करना चाहिए था। नहीं, अगर हम अपने तौर पर भी कोशिश करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं, उन्हें ललकारते हैं, तो यकीन मानिए कि हम अपना हक अदा करते हैं बहैसियत एक दियानतदार सहाफ़ी के। चलिए ठीक है। जी। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।